दवाई से खर्राटे की बीमारी दूर हो सकती है। जब आपको पता चल पाएगा कि प्रॉब्लम क्या है, तभी आप उसका सलूशन निकाल पाएंगे। लाइलाज बीमारी बने उससे पहले उसका सलूशन निकाला जा सकता है। ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, इस पर ज्यादा चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर राहुल अग्रवाल ENT विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर शरद पंडित हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज स्टेट पर। सबसे पहले राहुल अग्रवाल जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। ENT विशेषज्ञ हैं आप, समझना चाहेंगे। देखिए, खर्राटे की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं नाक बंद है, जुकाम जैसी कोई परेशानी है। ये जो पहला पहलू है, जो बेसिक चीज है, इतना हम जो है समझ पाते हैं। इसे जरा क्लियर करिएगा कि क्या पूरा प्रोसीजर होता है, क्यों खर्राटे आते हैं। इसे जरा क्लियर करिएगा। देखिए, आप विंड पाइप को हम एक नॉर्मल प्लास्टिक पाइप से समझें। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी पूरी मांसपेशियां मुंह की, नाक की, गले की सब रिलैक्स हो जाती हैं, जैसे हाथ पैर ढीले पड़ते हैं। तो अगर हम पाइप से हवा अंदर खींचेंगे और पाइप ज्यादा पतला होगा तो वो सिकुड़ जाएगा। वही चीज होती है कि अगर जो लोग जिनमें चर्बी ज्यादा है, जिनमें फैट ज्यादा है, तो फैट जहां आपको बाहर इकट्ठा हो रहा है वही फैट अंदर भी इकट्ठा हो रहा है, विंड पाइप में भी जा रहा है। 2-3 स्पॉट्स होते हैं, हम नेजोफेरिंक्स बोलते हैं, वेलोफेरिंक्स बोलते हैं, बेस ऑफ टंग। ये 3 लेवल्स होते हैं जहां बेसिकली ज्यादा इकट्ठा होता है। अगर वहां वो इकट्ठा हो रहा है, जब आप लेटते समय सांस ले रहे हैं, तो वो चीज अंदर जब रिट्रैक्ट होगी तो वहां स्पेस कम हो जाएगी। स्पेस कम होगी तो स्नोरिंग होगी। अब इसमें हमें 2 चीज में डिफरेंशिएट करना होता है, सिंपल स्नोरिंग या स्लीप एपनिया। सिंपल स्नोरिंग मीन्स कि हमें सिर्फ स्नोरिंग हो रही है लेकिन उसका बॉडी पे कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है, बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम नहीं हो रहा है। बेसिकली इसमें होता यह है कि सिंपल स्नोरिंग से जब पेशेंट आगे बढ़ के स्लीप एपनिया में जाता है तो बॉडी का कुछ समय के लिए ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। जब आप तेज सांस खींच रहे हैं और सांस अंदर से आ नहीं पा रही है तो उसका ऑक्सीजन लेवल ब्रेन का कम होता है। जब वो ब्रेन पे इफेक्ट आता है कि हाँ एक लिमिट से ज्यादा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो आप डीप स्लीप से लाइट स्लीप में चले जाते हैं, तेज सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, फिर आप नॉर्मल स्लीप में चले आते हैं। तो आपका जो स्लीप पैटर्न है, जो आप गहरी नींद में सोना चाहिए, वो नहीं हो पाती है रात भर। हालांकि आपने 6-7 घंटे सोए, 8 घंटे सोए, राहुल जी, बट वो नॉर्मल स्लीप नहीं होती है। राहुल जी, उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं कि मॉर्निंग में उठेंगे आप। जी समझूंगी आपसे। देखिए, यहाँ पर डिफरेंस मुझे समझ में आ रहा है। एक तो नॉर्मल स्नोरिंग हो गया और यहाँ पर अंतर तब आ जाता है जब ऑक्सीजन लेवल कम हो। इसके अलावा जब जुकाम हो तब भी खर्राटे की परेशानी महसूस होती है। ये पूरा मैं आपसे समझूंगी, अभी आप दर्शकों को बताइएगा। शरद पंडित जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, हेल्थ एक्सपर्ट हैं आप, बताइएगा ये जो हम डिवाइस बनाने की बात कर रहे हैं, देखिए नींद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। शायद लोग इसे समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब आप नींद पूरी लेंगे तभी आप एक्टिव महसूस कर पाएंगे अपनी वर्क लाइफ में, नॉर्मल लाइफस्टाइल में। और आजकल हम जितनी भी बीमारियां देखते हैं वो लाइफस्टाइल डिजीजेस ही हैं। जी चलिए, एक बार फिर से उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राहुल जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा। आप समझा रहे थे, क्या अंतर है ये बताइएगा। बेसिकली आपका जब स्लीप पैटर्न, जैसे आपने कहा, स्लीप पैटर्न अगर डिस्टर्ब होता है तो बेसिकली अर्ली मॉर्निंग आपको नींद पूरी नहीं होगी, तो अर्ली मॉर्निंग आपको हेवीनेस रहेगा, हेडेक होगा, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स आती हैं और इस तरीके से बाकी बॉडी पे इफेक्ट आता है। तो बेसिक हम बहुत शुद्ध हिंदी में समझे, चर्बी जो बाहर इकट्ठी हुई है वो अंदर भी इकट्ठी हो गई है, उसकी वजह से सांस की नली कम हो गई है। रास्ता एक ही होता है कि चर्बी कम करें। वेट लॉस और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उसका ट्रीटमेंट होता है कि हम वेट लॉस करें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की अल्कोहल, स्मोकिंग, इन चीजों से ये चीज बिगड़ती है, एसिडिटी, इन चीजों से ये चीज बिगड़ती है, तो वो आप लाइफस्टाइल बेटर करें। अगर उससे हैंडल नहीं होता है तो फिर डॉक्टर का इंटरवेंशन होता है कि मैं अपने पेशेंट्स को समझाता हूं कि या तो आप चर्बी कम कर दें या ऑपरेशन करके हम चर्बी कम कर देंगे। तो उसके ऑपरेशन होते हैं जिससे हम चर्बी निकाल के उसके विंड पाइप चौड़ा सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उन कंडीशंस में जहां हम ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं या मेडिकली अनफिट पेशेंट होते हैं, उनमें मशीन होती है, बाईपैप मशीन, सीपैप मशीन, जो वो लगा के वो सो सकते हैं। उसमें वही होता है कि अगर जैसे हमने पाइप में मैंने बताया कि आप पाइप में सांस खींचते हैं तो पाइप सिकुड़ जाता है, लेकिन पाइप में आप हवा फेंकेंगे तो अपने आप फूल जाएगा।
उसी तरह विंड बाइक में मशीन जैसी आपने मुंह में लगाया वो प्रेशर से हवा फेंक रही है सोते समय, तो वो विंड पाइप आपका खुला रहता है, तो स्नोरिंग आपकी ठीक हो जाती है। बट वो एक डिपेंडेंट यूनिट होती है जो लाइफ लॉन्ग आपको अपने साथ सोते समय कैरी करनी है। बिल्कुल, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है जिसे समझने की जरूरत है, क्योंकि हम अगर पहचान ही नहीं कर पाएंगे, जब बीमारी का पता ही नहीं लगेगा, तो सोल्यूशन कहाँ से सामने आएगा निकल कर। शरद जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, ये जो डिवाइस बनाने की बात हो रही है, क्या है ये डिवाइस, कैसे दूर हो सकती है परेशानी? सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को नमस्कार प्रेषित करता हूं, और दूसरा ये कि इस वार्ता की शुरुआत में शायद संबंध विच्छेद यानी ये डिस्कनेक्शन हो गया था, तो मैं बहुत सी जो है प्रारंभिक चर्चा सुन नहीं पाया हूँ। फिर भी मैं जो आज का विषय जो मुझे प्रेषित किया गया था उस बारे में यही कहूंगा। बिल्कुल, मैं आपको बता देती हूँ शरद जी, अभी तक जो चर्चा हुई है उसमें हम बात कर रहे हैं कि ये जो परेशानी है खराटे की, वो उनमें अंतर क्या है। जुकाम हो जाता है तब भी खराटे हम महसूस करते हैं। हमारे साथ राहुल अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं और वो अंतर समझा रहे थे, बता रहे थे। मैं आपके पास आई हूँ और आपसे जानना चाह रही हूँ कि ये जो डिवाइस है, इससे हम कैसे पता लगा सकते हैं, किस तरीके से परेशानी का हल निकल सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हमको जो बुनियादी जो है बातों को समझना होगा कि ओबेसिटी एक बड़ा कारण रहता है। जिन लोग ओबेस रहते हैं और जिनका विंड पाइप या जो है वो उसकी मसल्स में जो है ढीलापन आ जाता है, तो वो जो है उसकी वजह से ये खराटे का जो है वो कारण माना जाता है। दूसरा, किसी किसी का यूला जो रहता है, अंदर का जो रहता है, वो यदि वो बड़ा रहता है, एलोंगेटेड है, तो उसकी वजह से होता है। तो ये सारी चीजें जो है हमको ध्यान रखना पड़ेगी। बच्चों में भी जो है कई बार खराटे की जो शिकायत है वो एडेनॉइड्स की है। तो अभी इसके लिए 3 चीजें मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो है वो ट्रेनिंग, दूसरा जो है ये जो है सर्जिकल जो इंटरवेंशन है, तीसरा ये डिवाइस जिसके बारे में बताया जा रहा है। तो हमको पहले तो प्रारंभिक कारणों में इसको जो है वो ट्रेनिंग है, प्राणायाम है, योगा है, इसके अलावा जो बेसिक कारण है उसको जो है समझना होगा, और उसको दूर करने के लिए जो है एक जो है बुनियादी बातों को ध्यान रखते हुए अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2 जो है, जो जहां ये एडिनॉइड्स पड़े हैं बच्चों में, या यूविला एलोंगेटेड है, मसल्स ढीली हो गई, ये सर्जिकल इंटरवेंशन से ठीक किया जा सकता है। रहा डिवाइस के बारे में, तो डिवाइस के बारे में जैसा अभी बताया जा रहा है, डिवाइस निश्चित रूप से इन सब चीजों को जो है वो कंट्रोल करके जो है वो हमको या ऐसे रोगियों को मदद करता है। तो इस पर जो है ये नई जो है आधुनिकतम जो है अभी जो ये चल रही है प्रक्रिया, और डिवाइस के माध्यम से जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से इसके परिणाम जो है आगे अच्छे रहेंगे। और मेरा ये मानना है कि ये जो है बेसिक चीजें हैं, इसमें जो है हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ओबेसिटी है जिनमें, उनको दूसरे प्रयासों के माध्यम ओबेसिटी भी जो कम करने के लिए जो है प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। तो जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, और ये समझने की ज़रूरत है। लौटूंगी आपके पास। राहुल जी, आपसे जानना चाहूँगी, नींद की हम यहाँ बात कर रहे हैं। नींद बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट हो जाता है जब हम आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी की बात कर रहे हैं। इस बारे में ज़रा दर्शकों को बताइएगा, जागरूक करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इस पार्ट को लोग बहुत निग्लेक्ट करते हैं, खास तौर पर जो हमारी युवा पीढ़ी है। आने वाली जो पीढ़ी, जो हमारे युवा हैं, वो तो नींद को काफ़ी ज़्यादा निग्लेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात करूं, हम खराटे की बात कर रहे हैं, इससे जोड़ के भी ज़रा बताइएगा। और हार्ट अटैक की हम बात करते हैं, क्या हार्ट अटैक जो ज़्यादातर हम देख रहे हैं आजकल इतना बढ़ता जा रहा है, उसका और इसका कोई कनेक्शन यहाँ पर होता है? जी देखिए, हार्ट अटैक का एक बहुत मेजर कारण होता है आपकी स्लीप अगर पूरी ना हो। आज की डेट में इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ, हालांकि ये पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन कोविड के बाद एक जनरल अवेयरनेस आ गई, लोगों को समझ में आ गया है कि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहले भी थी। स्लीप आपकी अगर डिस्टर्ब्ड है तो वो मेंटल हेल्थ ही आपकी डिस्टर्ब्ड है। बॉडी को एक प्रॉपर स्लीप 8 घंटे की चाहिए, एज के ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग हो सकता है, बट एक एवरेज आउट 7 से 8 घंटे की स्लीप बॉडी को रेस्ट चाहिए, जो प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए, जिसमें आपकी स्लीप सही होनी चाहिए। बेसिकली स्लीप एपनिया वो रेस्ट को ही, आप सो तो रहे हैं लेकिन उस रेस्ट को वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो हमें वो डिस्टर्बेंस ठीक करना है।
तो आपको लगता है कि हमने 8 घंटे सो लिया, लेकिन वो डिस्टर्बेंस नहीं हो पा रहा है, वो डिस्टर्ब स्लीप है, जिस वजह से बॉडी पे इफेक्ट्स आते हैं। तो वो इफेक्ट ऐसा नहीं होता कि आज मेरी डिस्टर्ब हुई तो आज इफेक्ट आ गया। यूजली खांसी जुकाम की वजह से स्नोरिंग अगर हो भी रही है तो वो 2-3 दिन की हो, तो उससे इफेक्ट नहीं आता है। ये चीज जब मोटापा आ जाता है, बिकॉज वो एक परमानेंट चीज है, तो वो 6 महीने साल भर लंबी प्रक्रिया रहती है, जिसके इफेक्ट धीमे 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 बॉडी पे आते रहता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड कार्डियक और न्यूरोलॉजिकल, ये 3 सबसे बड़े इसके इफेक्ट्स होते हैं जो बॉडी पे आते हैं। जी बिल्कुल। और इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जरा बताइएगा, ये तो हमने परेशानी जान ली, स्लीप एपनिया की हम यहाँ बात कर रहे हैं। शरद जी, आपका रुख करना चाहूंगी, ये सवाल हालांकि दोनों से मेरा रहेगा। शरद जी, पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी, अब जरा सोल्यूशन पर भी आप नजर डालिएगा, बताइएगा वो क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। योगा की आप बात कर रहे थे, मोटापा सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है, किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं परेशानी को, और केमिकली नहीं ऑर्गेनिक वे में किस तरीके से योगा सबसे बेस्ट ऑप्शन है, दूर किया जा सकता है, ये बताइएगा। शरद जी, ये प्रश्न मुझसे है क्या? शरद जी, जी हाँ जी जी जी। देखिए, जैसा बताया है, ये एक ऐसा जो है वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप स्वयं भी डिस्टर्ब रहते हैं और साथ वाला भी जो है वो डिस्टर्ब होता है, एरिया आपके साथ बेडरूम में है। तो देखिए, सबसे पहला तो ये है कि योगा या मेडिटेशन ये जो है एक बहुत सटीक और कारगर उपाय है, और वो हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हमको जो प्राणायाम है या जो हमारी परंपरागत विधाओं में जो चीजों का उल्लेख है, वो चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, और वो यदि प्रॉपर हम जो है वो करेंगे तो निश्चित रूप से इस समस्या से हम मुक्ति पा सकते हैं और दूसरे भी जो है कंफर्टेबल रहेंगे। दूसरा जो बात अभी कही जा रही है, मोटापा के बारे में तो ये सर्वविदित है कि मोटापे को कम करने के लिए हमको अपनी लाइफ स्टाइल, खान पान की आदतें, दूसरा है कुछ जो है हमको एक्सरसाइजेस, ये सब एडॉप्ट करना पड़ेगी। तो ये जॉइंट एक जो है वो अटेम्प्ट करने की जरूरत होगी, जहां योगा को भी हमको अपनाना होगा, हमारे को जो है अपना पूरा जो रूटीन है उसको बदलना होगा, और ये सब मेथड्स के अडॉप्ट करने से निश्चित रूप से इस समस्या से जो है वो निदान मिलेगा। दूसरा, मैंने कहा कि इसमें जो है चिकित्सक से जरूर परामर्श लें, या तो हमारे फिजिशियन है या जो ईएनटी के डॉक्टर्स हैं, या ओबेसिटी को जो बीरेटिक जो लोग सर्जन्स रहते हैं, उन लोगों से भी हमको कांटेक्ट करना चाहिए, ताकि इसका एक जॉइंट जो है वो हम लोग असेसमेंट करवा के और सही रेमेडी पा सकें। देखिए, जैसा मैं अभी बता रहा था चर्चा के प्रारंभ में ही कि एडिनॉइड्स बच्चों में इतनी छोटी सी चीज है, कई बार पेरेंट्स नोटिस नहीं कर पाते, और वो एडिनॉइड से कारण बनते हैं बच्चों में खर्राटे का। और दूसरा जो है वो अन्य कारण जो बताए, तो हमको चिकित्सकीय परामर्श लेके और चिकित्सकीय परामर्श के बाद जो है उस रेमेडी की ओर बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, हमें ज़्यादा समझ नहीं है, मैं जानना चाहूंगी, लोग ये भी कहते हैं कि ज़्यादा थकान हो जाती है तो खर्राटे आते हैं। शरद जी, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, देखिए बिल्कुल है, यदि कोई प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर है, देखिए हर व्यक्ति को तो जो है थकान आने के बाद वो सामान्य रूप से नींद में सो जाता है, परंतु ये प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर है जो बताया कि ओबेसिटी है, ग्लोटिस है, यूविला है, एडिनॉइड्स है, ये सारी चीजों का जो है वो कहीं ना कहीं कोई कारण होना चाहिए जिसकी वजह से जो है वो खर्राटे आ रहा है। हाँ, राहुल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो चर्चा हम कर रहे थे, जंक फूड का कहीं ना कहीं असर पड़ता है क्या? ओबेसिटी की यहाँ बात हो रही है, मोटापे की बात हो रही है, खान पान की बात हो रही है। आजकल जिस तरीके का खान पान है, केमिकल फूड्स, पैकेज्ड वाले जो फूड्स होते हैं, वो ज़्यादातर लोग अब ले रहे हैं अपने अंदर बॉडी में, क्या उसका कहीं ना कहीं असर पड़ता है? और फिर दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा, हम जिस डिवाइस की बात कर रहे हैं, ये डिवाइस कैसा होगा, थोड़ा बताइएगा। जैसे बीपी की मशीन होती है घर पे ही, अब तो लोग आसानी से बीपी नाप लेते हैं, कुछ वॉच टाइप बताया जा रहा है, बताइएगा, समझाने की कोशिश करिएगा क्या ये डिवाइस रहेगा। देखिए, मैं 3 चीजों पे आऊंगा। पहली चीज, बेसिक कॉज मोटापा है, उससे एड ऑन चीजें हैं, जैसे आपका लाइफस्टाइल, आप अल्कोहल, स्मोकिंग, ये चीजें एड ऑन है। तो मोटापा आपको जैसे भी कम करना हो, चाहे डाइटिंग से करें, चाहे एक्सरसाइज, योगा, जैसे भी करना हो,
मोटापा कम करेंगे 90% प्रॉब्लम वहां सॉल्व होती है। दैट इज वन। चेक करने के लिए कि क्या है, हम इसमें क्या ब्लॉकेज 3 लेवल पे हो सकता है, नोज, वेलोफेरिंक्स एंड बेस ऑफ टंग। ये 3 लेवल्स होते हैं जहां पे ब्लॉकेज हो सकता है। तो हर चीज एक्सरसाइज से नहीं जा सकती है, हर चीज डाइटिंग से नहीं जा सकती है। कुछ लोगों की बनावट ऐसी होती है ऊपर वाले से कि आपको उसका ट्रीटमेंट लेना ही होगा। आप वेट कम भी करेंगे, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो एकदम लीन एंड थिन हो, उनको भी स्लीप एपनिया हो सकता है। तो हमें चेक करना होता है, इसमें बेसिकली 2 टेस्ट लगते हैं मेजर, स्लीप टेस्ट जो पॉलीसोमनोग्राफी बोलते हैं, दूसरा डाइस ड्रग इंड्यूस्ड स्लीप एंडोस्कोपी। एक ईएनटी सर्जन से मिलकर ये 2 टेस्ट कराएं तो वो आपका एग्जैक्ट लेवल, एक तो एग्जैक्ट किस डिग्री का आपको स्लीप एपनिया है और किस लोकेशन पे ब्लॉकेज है वो देख सके। अगर बाय द वे नेजल ब्लॉकेज है तो वो ऑपरेशन से ही जाएगा, आप कुछ भी कर ले एक्सरसाइज से नहीं जाएगा। लेकिन अगर वेलोफेरिंक्स या बेस ऑफ टंग है तो एक्सरसाइज से जा सकता है। तो हमें उसका डिग्री ऑफ ब्लॉकेज कितना है, उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, स्लीप एपनिया इंडेक्स क्या है, वो देखना होता है जो स्लीप टेस्ट से पता चलता है। और लोकेशन ऑफ एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो ड्रग इंड्यूस स्लीप एंडोस्कोपी से पता चलता है। ठीक है। फिर आए ट्रीटमेंट पे। जिस ब्लॉकेज पे है, जिस साइड पे ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज निकालना है, वो उसका ट्रीटमेंट है। चाहे वो वेट लॉस से हो, चाहे वो ऑपरेटिव हो। ये बेसिक 2 उसके ट्रीटमेंट रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि देखिए, मोटी बात इतनी है, जितने भी न्यूज़ स्टेट के दर्शक हैं ये समझने की कोशिश करिएगा, जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे कि परेशानी क्या है तो आप उसके सल्यूशन तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। शरद जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है मोटापा हो सकता है आप थिन हैं और उसके बाद भी आपको ये परेशानी हो। जो नाक में हड्डी बढ़ी रहती है, ऐसी भी कुछ समस्या निकलकर सामने आती है, इसके बारे में भी बताइएगा। उन लोगों को भी ये परेशानी हो सकती है क्या? और नींद के बारे में बार बार मैं ये बता रही हूँ, बार बार इस पर बात करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि नींद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नींद की वजह से जरूरी नहीं है एक बीमारी, कई और बीमारी जन्म लेती हैं। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि यदि नाक में कुछ प्रॉब्लम है, जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं हड्डी की का टेढ़ापन, इसको हम बोलते हैं टेक्निकली डेविएटेड नेजल सेप्टम, यानी डीएनएस। तो डेविएटेड यदि ये नेजल सेप्टम रहेगा तो उसको हमको जो है किसी ईएनटी सर्जन से राय लेके और उसका करेक्शन यानी उसके ऑपरेटिव प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से जब कारण पता चल गया, कोई स्पेसिफिक जो कारण है, तो उसको जो है वो निराकरण करना या उसका हल ढूंढना वो आवश्यक है। तो सबसे पहले जो डीएनएस वाली बात है जो आपने पूछी, उसको निश्चित रूप से हमको किसी ईएनटी सर्जन से राय लेके और जो है वो एडवाइस लेके और उसके बाद उसकी यदि सर्जरी आवश्यक तो करना चाहिए। दूसरा, कुछ नेजल ड्रॉप्स वगैरह रहती हैं, ये भी प्रारंभिक अवस्था में दी जाती हैं, उससे भी जो है क्योर है। मतलब मोटे तौर पर बात यह है कि कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन है, यदि हमारी इस पैसेज में मोटापे की वजह से है या ग्लॉटिस जो है वो नैरो हो गया है, तो ये सारी चीजें जो है वो जो कारण बनती है हमारे स्लीप एपनिया का। अब दूसरा जो एक इसमें प्रश्न आया कि ये जो उसकी वजह से नींद डिस्टर्ब होगी, तो निश्चित रूप से जो है हाइपरटेंशन बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नींद। समय की सीमा को देखते हुए रोकना चाहूंगी। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए। राहुल